Good morning, students. We have already started the chapter of metals and non-metals. Today we are going to discuss about minerals and ores, what is metallurgy, and what are the chemical properties of metals and non-metals. So let's begin with minerals and ores. What are minerals? The naturally occurring inorganic substances found deep under the earth's crust. मिनरल्स क्या होते हैं? कोई भी नेचुरली जो मिलते हैं हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अर्थ के क्रस्ट के अंदर डीप इनसाइड, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं. ओके. एंड और क्या है? अ मिनरल फ्रॉम विच वन और टू मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली और प्रॉफिटेबली. कोई भी मिनरल जिसमें से हम एक या दो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस, अपने प्रॉफिट के लिए, उसे हम ओर कहते हैं. सो फ्रॉम दीज टू डेफिनेशंस वी कम टू दिस कंक्लूजन दैट ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स. मतलब कि अर्थ के क्रस्ट में हमें जो भी कोई सब्सटेंस मिलता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो मिनरल है. अब उसमें कोई मेटल है या नहीं है, दैट्स नॉट फॉर श्योर. अगर किसी मिनरल से हमें ओर मिल रही है, दैट मीन्स कि वो और, अगर किसी मिनरल से हमें मेटल मिल रही है, दैट मीन्स इट्स एन ओर. और अगर मेटल नहीं मिल रही है तो इट्स अ मिनरल ओनली. So all the ores are minerals, but all the minerals are not ores. Okay. So for example, I have given the example of ores of the aluminium. Aluminium is extracted from the bauxite ore commonly, which is very abundant in the earth's crust, and iron is taken from hematite ore. So bauxite and hematite, these are the names of the ores of aluminium and iron respectively. Now what is metallurgy? हमने बोला कि हमने किसी मिनरल से ओर को एक्सट्रैक्ट करना है. सो द प्रोसेस इज इन्वॉल्व. जो भी जिस प्रोसेस से हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी. नाउ बेसिकली मेटलर्जी हैज 3 steps. फर्स्ट इज कंसंट्रेशन, देन इज रिडक्शन, एंड थर्ड इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल. अब कंसंट्रेशन में क्या है? कंसंट्रेशन का मतलब है कि हमने जब ओर को निकाला अर्थ के क्रस्ट में से, तो इसके साथ इम्प्योरिटीज़ हैं, इसके साथ मिट्टी है, सिलिका है, सैंड लगी हुई है. सो ऑल दीज इम्प्योरिटीज़ को हमने निकालना है, रिमूव करना है, ताकि मेटल जो है हमारे पास एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाए. तो द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड, सिलिका एक्सेट्रा फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. देन द नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन. अब रिडक्शन में क्या है कि जो भी हमारी मेटल्स हैं, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. बहुत कम मेटल्स हैं लाइक कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर. दीज आर द मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव. बहुत कम रिएक्ट करती हैं अपने आसपास के केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, तो इसलिए हम इनको नोबल मेटल्स भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे. तो जो मेटल्स हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं, दे आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट. वो कभी भी हमें अर्थ के क्रस्ट में फ्री फॉर्म में नहीं मिलती. दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स. तो इन 3 मेजर फॉर्म्स में हमें सारी मेटल्स मिलती हैं. दे कैन बी इधर सल्फाइड्स, सपोज हम कहते हैं कि हमारा सोडियम सल्फाइड है, कार्बोनेट कहते हैं कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ऑक्साइड कहते हैं कि हमारा आयरन ऑक्साइड है. सो जो मेटल्स हैं हमेशा किसी न किसी नॉन मेटल के साथ अटैच मिलती हैं हमें. दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, इधर सल्फाइड, कार्बोनेट और ऑक्साइड. सो इन सारे कंपाउंड्स की रिडक्शन करना, मतलब कि अल्टीमेटली जब हम सल्फाइड को और कार्बोनेट ओर को हम ऑक्साइड्स में पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड ओर से फिर हमारे लिए मेटल को फ्री स्टेट में निकालना इज़ वेरी इजी. तो सबसे पहले हम सल्फाइड ओर्स को और कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन फ्रॉम देयर ऑक्साइड द मेटल कैन बी टेकन आउट बाय एक्सेसिव हीटिंग इन द फ्री स्टेट. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, राइट. अब हमें मेटल मिल गई इन द फ्री स्टेट, बट द लास्ट प्रोसेस इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ताकि हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल मिले. सो रिफाइनिंग में क्या करते हैं? वी आर डूइंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, एंड द कॉमन मेथड यूज इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. देर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो दैट विल बी लर्निंग अबाउट इन द हायर क्लासेस. सो दीज आर द 3 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी: concentration, reduction and refining of metal. Now coming to the chemical properties of metals and non-metals. हमारे पास 4 basic properties हैं जो हमने आज स्टडी करनी है. Metals, they react with oxygen. How do they react with water? How do they react with acids? And how do they react with bases? So let's discuss about the reaction of metals with oxygen first. जब भी metals ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो they always form metal oxide. Okay? And these metal oxides are basic in nature, because how can we test that they are basic in nature? हम कैसे कह सकते हैं basic है? Because they turn red litmus blue. So metal oxides are basic in nature.
And here we have two examples over here. If we would have done this experiment in the lab, so I would have definitely shown it to you. मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, डेफिनेटली क्योंकि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसके एशेज बन जाते हैं, राख बन जाती है. अब जब इन एशेज को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं और इसका सोल्यूशन बन जाता है, उस सोल्यूशन में अगर हम अपना लिटमस रेड लिटमस पेपर लेके आते हैं, उसको डिप करते हैं, एंड वी विल सी दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू. So that proves that the metal oxide is of basic nature. So how can we prove this here at home? I'll tell you through a simple activity. Let's do it. So we are going to learn about the chemical properties of the metals. मैंने आपको बताया chemical properties में metals जो हैं, how do they react with oxygen? मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं या वाटर से रिएक्ट करती हैं, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक इन नेचर. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द होम मेड लैब. ओके, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने कुछ नेल्स लिए विच वर मेड अप ऑफ स्टील. स्टील इज एन अलॉय, इसको रस्ट नहीं लगता. ठीक है, तो क्योंकि ये इनर्ट है, इसको रस्ट नहीं लगता, मैंने कुछ प्लास्टिक भी डाल दिया इसके अंदर, मैंने कुछ कोल भी डाल दिया विच इज़ अ नॉन मेटलिक फॉर्म ऑफ कार्बन. तो मैंने इसको टर्मरिक पाउडर को डिजोल्व किया वाटर में और उसको कंडीशन प्रोवाइड करी जिसमें वाटर भी है, एयर के कॉन्टैक्ट में भी है. और हमने टर्मरिक को किस लिए डाला, क्योंकि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा जब भी आपके कपड़ों में हल्दी लग जाती है तो आप उसको सोप से वॉश करते हो तो इट टर्न्स येलो रेड. ओके, सो व्हाट डज इट मीन कि हमारा जो सोप है वो बेसिक है. जैसे वो हल्दी जो है, जो टर्मरिक है हमारी, इट एक्ट्स एज एन इंडिकेटर. ठीक है, तो इट टेल्स अस कि जो जो हमारा सोप है वो बेसिक इन नेचर है, इसलिए जो वो टर्मरिक का कलर है वो रेड हो जाता है. So that means जो turmeric है, it's an indicator which gives an indication of the presence of a base in something. ठीक है, तो हमने इसीलिए टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर लिया क्योंकि हमने बोला कि मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोसाइड्स आर बेसिक इन नेचर. जस्ट टू टेस्ट दैट बेसिसिटी ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोसाइड, हमने आज टर्मरिक के सोल्यूशन को लिया. हमने जब उसमें कोल का पीस डाला तो कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ा, कोल तो ज़्यादा फ्लोट कर रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा पानी के रिएक्शन में आने के बाद. हमने उसमें स्टील के नेल्स डाले हैं जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, प्लास्टिक डाल जो रिएक्ट नहीं कर रहा, तो टर्मरिक का कलर इज येलो ओनली. बट इन दिस सेकेंड बोल व्हाट आई हैव डन, आई हैड टेकन सम रस्टेड नेल्स जिस पे रस्ट लगा हुआ था बहुत सारा. मैंने नेल्स को थोड़ा सा वॉश किया पानी से ताकि उनके ऊपर डस्ट नहीं हो, और फिर मैंने वो रस्टेड नेल्स को वही सेम येलो टर्मरिक के सोल्यूशन में डाला. अब वो जब पानी के कॉन्टैक्ट में, उनके ऊपर जो फॉर्मेशन थी, रस्ट इज व्हाट, रस्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड. क्योंकि जब हम आयरन के नेल्स को हवा के साथ एक्सपोज करते हैं, पानी में एक्सपोज रहते हैं वो, तो उनके ऊपर रस्ट आता है. रस्ट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल. तो इसका मतलब इसके ऊपर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड था. जैसे हमने उसका सोल्यूशन बनाया पानी के अंदर, और उसमें देखने के लिए कि वो सोल्यूशन जो हमारा बेसिक था कि नहीं, हमने टर्मरिक को डाल दिया. तो यू कैन सी द कलर ऑफ दिस सोल्यूशन. ये पहले येलो था और अब ये बिल्कुल रेड हो गया. So this color change of turmeric shows that the metal oxide and hydroxide, which was rust, it is basic in nature. Okay, so you can do it at home also and you can observe. It will take some time because the process is slow. और क्योंकि हमारा इंडिकेटर भी नेचुरल इंडिकेटर है, थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन आप अपने आप देखेंगे कि आपके रस्टेड नेल जो हैं, जब वो टर्मरिक वाटर से रिएक्ट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा हल्दी का, फ्रॉम येलो टू रेड हो जाएगा. अब इसी चीज़ को हम टेस्ट करने के लिए एक और रिएक्शन करके देख रहे हैं. ये भी मैंने वही नेल्स लिए हैं, उनको मैंने हल्दी के पानी में डाला था और देख रहे हैं कि हल्दी का पानी यहाँ पे चेंज हो गया. तो इसका मतलब है कि जो हमारा मेटल का ऑक्साइड था, वो हाइड्रोक्साइड था, वो बेसिक था इन नेचर, और जिसकी वजह से जो टर्मरिक है बेस से रिएक्ट करके रेड कलर देती है. और अब मैंने लिया है सम लेमन जूस. लेमन जूस जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर. लेमन में कौन सा एसिड होता है, यू नो ऑल, सिट्रिक एसिड. ओके, सो लेमन जूस इज हैविंग सिट्रिक एसिड. तो जब हमने इस बेसिक सॉल्यूशन में एक एसिड को डालेंगे तो हम ये देखेंगे. अब हम इसके नेल्स को रिमूव करते हैं क्योंकि बेस जो है वो इसके अंदर आ चुका है सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से टर्मरिक का कलर जो चेंज हो चुका है. ओके, सो वी हैव टेकन आउट ऑल द रस्टेड नेल्स क्योंकि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं हमारे टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर. अब हमने देखना है कि क्या कलर चेंज होता है कि नहीं होता है. तो वी आर गोइंग टू ऐड this lemon juice in this solution and we will keep it for some time just to see what happens when we add this acid in this solution. थोड़ा जल्दी रिएक्शन होने के लिए मैं इसको पूरे को भी डाल सकती हूँ. and keep it aside for some time.
and we'll observe this glass after some time. As you can see, after adding my lemon juice, the color has changed again because जो उसके अंदर बेस था, जो मेटल ऑक्साइड का बेस बना हुआ था सोल्यूशन का, उस बेस को हमारे सिट्रिक एसिड ने नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, एंड दैट इज़ वाई द टर्मरिक कलर इज कमिंग अगेन. So you can do this experiment or activity at home also. Reaction of metals is with water. So metals का water के साथ reaction होगा, तो metals when they react with water they form metal hydroxide plus hydrogen gas is released. As I said that metals का oxide भी basic in nature है and metals का hydroxide भी basic in nature है. So that means when magnesium reacts with water it forms magnesium hydroxide and hydrogen gas is released, and this gas releases with the popping sound. अब डिफरेंट मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ डिफरेंट तरीके से होता है. मैग्नीशियम जो कि जो हमारी सोडियम एंड पोटेशियम है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, तो ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाएंगे, बट द रिएक्शन विल बी वेरी विग्रस एंड एक्सेसिव हीट विल बी रिलीज्ड, एंड दैट इज वाई सोडियम और पोटेशियम आर नेवर केप्ट in the environment like that. They are always stored in the kerosene oil, क्योंकि जैसे ही ये हवा के या मॉइस्ट हवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं दे बर्स्ट एंड दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और यू कैन गेट बर्न्स ऑल्सो. सो इन द लैब्स वेन एवर वी स्टोर सोडियम एंड पोटेशियम वी स्टोर इट इन द केरोसिन ऑयल बिकॉज वाटर से कॉन्टैक्ट में इनका रिएक्शन बहुत विग्रस होता है. नाउ मैग्नीशियम, जिसके बारे में हम रिएक्शन की बात कर रहे थे, मैग्नीशियम फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड with the release of hydrogen gas also. It reacts with warm water. That means when we are doing this reaction, we need to warm up. We need some warm water for the magnesium to react with. But then zinc reacts with the boiling water. Again, if the water has to react with zinc to form the zinc hydroxide, that means the water has to be in the boiling state. Otherwise, zinc react नहीं करेगा, जल्दी उसका हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा. Similarly, iron reacts with steam. अब boiling water से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है steam का. So the iron reacts with steam. And the metals that don't react at all with water are copper, silver, gold, platinum and mercury. These metals they do not react with water. So that is why as I said हमारे पास कुछ noble metals होती हैं जो अपने आसपास के environment में जो भी chemical substances हैं उनसे react नहीं करती chemically, उनको हम noble metals कहते हैं. जैसे हमारी क्लास में कुछ students होते हैं, even if the teacher is not there in the class, they keep quiet, they keep doing their work, they don't disturb at all. So they are called noble students. Okay, noble persons, noble men, noble girls. So here we are talking about the noble metals. Now coming to the third reaction, it is with the acids. How do metals react with acids? Metals they react with acids to form metal salts. Again hydrogen gas is released with the popping sound. For example, when iron reacts with hydrochloric acid, it forms iron chloride, which is a salt, and then hydrogen gas is released. Similarly, if the zinc reacts with sulfuric acid, it forms zinc sulfate, again hydrogen gas is released. But again, as I said, some metals do not react with the acids also, and the examples are very much clear to you now. The silver, gold, platinum, mercury, they do not react with any acids. And copper reacts with acids, but with very concentrated acid, and it has to be very hot. Otherwise, it won't react. Copper reacts with sulfuric acid on heating only, and concentrated acid it has to react with, otherwise ये react नहीं करेगा. और नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, वो भी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो सल्फ्यूरिक एसिड HCl से या सल्फ्यूरिक एसिड से ऐसे नॉर्मल कंडीशंस पे नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है. नाउ कमिंग टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, क्योंकि मेटल तो अपने ही बेसिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट स्टिल सम मेटल्स आर देयर लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, दे डू रिएक्ट विद सम बेसिस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं? जो हाईली रिएक्टिव मेटल के बेसिस होते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सो एल्यूमिनियम और जिंक जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर अगेन, तो क्या रिएक्शन होगा? इनका सॉल्ट बनेगा. Like sodium reacts with the like suppose aluminium reacts with sodium hydroxide, it forms sodium aluminate. Similarly, if zinc reacts with sodium hydroxide, it forms zinc aluminate, and again there is a release of hydrogen gas. So these are the 4 reactions we have to learn and understand of metals with oxygen, water, acids and bases. Yes students, now we will learn about the chemical properties of non-metals. How do non-metals react with same oxygen, water, acids and bases?
Reactions of non-metals are little different from the metals. For example, non-metals, they do not react with water at all. Non-metals, they don't react with bases. So these two reactions are crossed. There is no reaction of non-metals with water or bases. Now rest is oxygen and acids. Non-metals react with oxygen in the same way as the metals react with oxygen to form non-metal oxide. But the difference here is that the metal oxides were basic in nature, but non-metal oxides are acidic in nature. So how will we test it? Again, the same method. When the oxides are formed and when we dissolve that oxide in water, so that solution turns blue litmus red. It does not change the color of the red litmus, but it turns the blue litmus red. That means it shows that non-metal oxides are acidic in nature. For example, when we burn carbon in the presence of oxygen, carbon dioxide gas is formed, and when we dissolve that carbon dioxide gas in water, carbonic acid is formed, and this acid, because it's acid in nature, this is acidic, it will turn blue litmus red. Now I am burning a piece of coal and carbon dioxide gas is produced. When I keep my burning matchstick in the smoke, you can see that this smoke has put off my matchstick. Now just now we did the activity in which I have shown you that carbon, when it burns in the presence of oxygen, it gives us the oxide, that is carbon dioxide, right? So carbon dioxide gas, when we collect this gas and we mix it in water, the solution that is formed, it is acidic in nature. As I said, that non-metal oxides are acidic in nature, but we cannot perform this activity because when this carbonic acid, we can test the presence of this acid either with the litmus paper, it can turn the blue litmus red, or we can also detect the presence of carbon dioxide by passing that gas through the lime water. But we don't have lime water here, so I showed you the presence of carbon dioxide when I brought that burning matchstick in front of the smoke which was produced by the coal, that is carbon. The matchstick was blown off. So that shows that the presence of carbon dioxide is there when coal is burning or the carbon is burning. So how can we say that carbon dioxide gas is there? Because carbon dioxide gas does not support burning. Oxygen is a good supporter of burning, but carbon dioxide gas does not support burning, so it blew off the burning matchstick. Now similarly, the non-metals, they don't react with acids also, but there are some non-metals that react with the acids also. For example, sulfur and phosphorus. Sulfur and phosphorus, they are the exceptions which react with the acids, but they react with concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid and on warming, on heating. And in this reaction, what is different from the metals is that no hydrogen gas is released, only the salt of the non-metal is formed, but the hydrogen gas is not released. Okay, so this is the basic difference between the non-metals reaction with oxygen and non-metals reaction with acids. Right, now we will discuss about the reactivity series. What is reactivity? First of all, reactivity किसे कहते हैं? The ability of an element to react with other substances to form compounds is called reactivity. कोई भी जो एलिमेंट है जो हमें अर्थ में मिलता है, मेटल और नॉन मेटल, वो दूसरे कंपाउंड, दूसरे सब्सटेंसेस या दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या रिएक्शन करके कौन सा कंपाउंड बना रहा है, कितनी जल्दी कंपाउंड बना रहा है, कितना स्लो कंपाउंड बना रहा है, कितना स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, कितना नॉन स्टेबल कंपाउंड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी. So different elements have different reactivity. Different elements respond to the environment in different way. So what is reactivity series now? The series of metals arranged in the order of their decreasing reactivity is called reactivity series. अगर हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उस जो सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड कि जब जो मेटल्स हैं जब वो रिएक्ट करती थी वाटर से तो उनकी रिएक्टिविटी डिफरेंट थी वाटर के साथ.
जैसे मैंने कहा पोटेशियम एंड सोडियम वो कोल्ड वाटर से ही बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत विग्रस रिएक्शन होता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, दैट इज वेरी डेंजरस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। लेकिन सिमिलरली अगर हम मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो देयर इज नो रिएक्शन, एंड व्हेन द वाटर इज वार्म द मैग्नीशियम रिएक्ट्स वाटर। सिमिलरली जिंक जो है वो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर रहा था, और हमारा जो आयरन है दैट वाज रिएक्टिंग विद द स्टीम। सो दैट मीन्स डिफरेंट मेटल्स वर रिस्पॉन्डिंग इन अ डिफरेंट वे टू द सेम रिएक्टेंट जो वाटर था, उसके साथ डिफरेंट मेटल का रिएक्शन डिफरेंट तरीके से हो रहा था। दैट मीन्स रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिफर्स। सो वी आर अरेंजिंग दीज मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ऊपर आता है हमारा पोटेशियम विच इज हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सो दैट मीन्स प्लेटिनम इज एट द एंड, इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। आपको मैंने बार बार ये बात बोली कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जो हैं वो ना तो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे, ना वो वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, ना एसिड से रिएक्ट किया उन्होंने, ना ही उन्होंने बेसिस से रिएक्ट किया। दे आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो इनको हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं। सो अब इसको सीक्वेंस को कैसे याद किया जाए? सो आई हैव मेड माई मेनोमिक्स फॉर दैट, सो यू कैन मेक योर ओन ऑल्सो सो दैट यू कैन लर्न इट इन ईजी मैथड। सो देखिए, अगर मैं के को कृष्णा बोलती हूँ, के फॉर कृष्णा, कृष्णा ने कहा मुझे ऑलराउंडर। सो के एन ए, like K is for potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium. You have to learn the symbols of these metals. Names you have to learn from the book, but the symbols are very important for you to learn. So symbols को इस sequence में arrange करने के लिए you can learn this line so that it's easier for you to learn the symbols as well. कृष्णा ने कहा मुझे ऑलराउंडर, जीरो फिर से पढ़ने लगा क्योंकि हम अगर और पढ़ेंगे तो पास होंगे तो बढ़ेंगे। Okay, so this simple line I have made for you to learn these reactivity series in an easier method. Okay, you can learn this also. अब रिएक्टिविटी सीरीज को अंडरस्टैंड करने से ही आपको नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो समझ में आएगा, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सपोज क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वन इज वेरी वीक। अब अगर किसी दिन सुबह वो वीक स्टूडेंट जल्दी आ जाता है क्लास में और वो स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट की सीट पे बैठ गया एंड उसका पार्टनर उसके साथ आराम से बैठा हुआ है। अब स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट ने देखा कि मेरी सीट थी जहाँ पे, वहाँ पे वीक स्टूडेंट बैठा हुआ, तो व्हाट विल हैपन, ही विल डेफिनेटली पुल हिज शर्ट एंड like make him stand and throw him out of his seat and will definitely take his seat with his partner. ठीक है, अगर लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग लड़का वहाँ बैठ गया ऑलरेडी जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो लड़का आके अपनी सीट पे देखता है कोई और बैठा हुआ है लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली ही विल नॉट हैव द करेज टू wake him up, to pull him up of the seat and take his seat back. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ मेटल्स ऑल्सो। मेटल्स में क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्गर मेटल आ जाती है, स्ट्रॉन्गर कौन सी होगी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगी। सपोज मेरे पास एक जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्शन करने वाले हैं, जिंक ऑलरेडी रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम जिंक से सीरीज में ऊपर है, दैट मीन्स जिंक से एल्यूमिनियम जो है मोर रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली उस रिएक्शन में एल्यूमिनियम जिंक को निकाल के बाहर फेंकेगा और खुद अपने रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपन। अगर कोई मेटल, अगर हम मैग्नीशियम की एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर उसकी जगह पे कैल्शियम को हम उस सोल्यूशन में डाल देते हैं तो डेफिनेटली कैल्शियम विल डिस्प्लेस मैग्नीशियम बिकॉज कैल्शियम कम्स फर्स्ट इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इट इज मोर रिएक्टिव। लेकिन अगर मैंने उसी रिएक्शन में एल्यूमिनियम को डाला तो रिएक्शन विल नॉट चेंज बिकॉज एल्यूमिनियम इज नॉट मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के डालने से मैग्नीशियम के रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैल्शियम के डालने से मैग्नीशियम के रिएक्शन में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करके कैल्शियम उसकी जगह ले लेगा उस रिएक्शन में। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। So we are going to discuss displacement reaction. Displacement reaction को learn करने के लिए, समझने के लिए we need to learn our reactivity series. That's very important. What is displacement reaction? A reaction in which a more reactive metal displaces a lesser reactive metal from the aqueous solution of its salt. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जहाँ पे मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट को लिया है, मैग्नीशियम इज इन द सॉलिड फॉर्म एंड कॉपर सल्फेट is in the form of solution, that is why we call it aqueous solution of the metal in the form of salt. ठीक है ना, क्योंकि कॉपर इज मेटल पर इसका सॉल्ट है, सॉल्ट का सोल्यूशन है, किसी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन है और उसमें हमने दूसरे मेटल को डाल दिया। नाउ इफ वी सी द रिएक्टिविटी सीरीज, तो मैग्नीशियम कम्स मच बिफोर दैन द कॉपर,
ठीक है, तो दैट मीन्स जब सीरीज में पहले आने वाली मेटल है दैट इज मोर रिएक्टिव, जबकि कॉपर से जो पीछे आने वाली मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव होगी। तो जब हमने मैग्नीशियम मेटल को डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में विच वॉज ब्लू इन कलर प्रीवियसली, सो आफ्टर द रिएक्शन वी सॉ अ चेंज। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्योंकि द सोल्यूशन का कलर चेंज हो गया। फ्रॉम द ब्लू द सोल्यूशन टर्न कलरलेस, दैट मीन्स सम चेंज हैज टेकन प्लेस। वो क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम ने उसकी जगह ले ली। Copper was less reactive as compared to magnesium, so magnesium had taken its place and the copper metal was left alone. So that means displacement reaction has taken place. That is why the solution's color has changed. Similarly, if we take another solution of silver nitrate, अब silver nitrate का जो solution होता है that is colorless. कलरलेस सोल्यूशन था उसका और उसमें हमने कॉपर मेटल को डाला। अब जब कॉपर मेटल को डाला फिर हमने ऑब्जर्व किया दैट द कलर ऑफ द सोल्यूशन हैज चेंज्ड, इट हैज चेंज्ड फ्रॉम कलरलेस टू ग्रेइश वाइट। So that means what had happened in the reaction कि silver was least reactive as compared to copper, तो copper ने silver nitrate के solution में से silver को displace किया and उसकी जगह खुद ले ली, तो बन गया copper nitrate and silver metal was left alone. So this is displacement reaction. This is based on the reactivity of the metals towards the solution, towards each other. So if the metal is more reactive, it will displace the other metal and take its place. If the metal is less reactive, then there will be no change in the reaction or in the color of the solution also. So this was about the displacement reaction.